एक तानाशाह जिसने अपने ही देश के लोगों पे केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों कुर्द लोग मारे गए। एक आदमी जिसने अपने देश को तरक्की की राह पर लेकर गया और उसी ने देश को तबाह भी कर दिया, जिसका डर बगदाद की सिर्फ गलियों में ही नहीं बल्कि पूरे इराक में था। एक कहानी है इराक के छोटे से गांव से उठकर इराक के सत्ता के शिखर पहुंचने वाले सद्दाम हुसैन की, जिसे इराक में कुछ लोग हीरो समझते हैं तो कुछ लोग एक क्रूर तानाशाह जिसने ईरान से युद्ध किया और कुवैत पे कब्जा भी किया और उसने अपने ही लोगों पे केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी किया। तो नमस्कार, विक्रम पांडे नाम है हमारा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज डिक्टेटर डायरी, जिसमें हम दुनिया भर के तानाशाहों की आपको कहानी सुनाते हैं। और आज की इस वीडियो में कहानी इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 में इराक के एक छोटे से गांव अल औजा में हुआ। उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता की मौत हो गई। तब उसकी मां ने उसके चाचा से दूसरी शादी कर ली, जो उसे हमेशा मारता पीटता रहता था, जिसके कारण 9 साल की उम्र में सद्दाम अपना घर छोड़कर अपने मामा खैरला तुल्फा के पास चला गया, जो कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 1941 के अल राशिद कू में भाग लिया था। बाद में उनको अरेस्ट किया गया था। उनकी सोच नेशनलिस्ट और एंटी वेस्टर्न थी, जिसका असर सद्दाम के पॉलिटिकल दिमाग पे पड़ा और खैरला सद्दाम के रोल मॉडल बन गए। वहीं 1950 के दशक में पूरे मिडिल ईस्ट में अरब राष्ट्रवाद की क्रांति छाई हुई थी। इस दौरान इजिप्शियन रिवॉल्यूशन में राजा का तख्ता पलट करने वाले गमाल अब्देल नासिर अरब राष्ट्रवादियों के लिए एक नए आइडियल बन गए थे और सद्दाम पे इसका गहरा असर हुआ। 1957 में उसने बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको सीरिया में बनाया गया था। एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो अरब देशों को एक करने, सेकुलरिज्म और अरब देशों के पश्चिमी प्रभाव को खत्म करने की बात करती थी। इस समय तक इराक में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी। 1932 में ही इराक को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज़ादी कहने भर की थी। इराक में ब्रिटेन के अभी भी 2 मिलिट्री बेस थे। लेकिन फिर 1958 में अब्दुल करीम कासिम के नेतृत्व में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने इराक के राजा फैजल द्वितीय का तख्ता पलट कर दिया, जिससे कुछ लोगों के मन में उम्मीद जगी कि अब इराक भी अरब देशों को एक करने के लिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर के साथ आएगा। बाथ पार्टी भी इस तख्ता पलट का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब्दुल करीम कासिम इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर के साथ मिलकर अरब देशों को एक करने के बजाय अकेले शासन करना शुरू कर देते हैं। वो कम्युनिस्टों को अपने साथ मिला लेते हैं, जिससे बाथ पार्टी के लोग नाराज जाते हैं। बाथ पार्टी के लोग पूरे अरब देशों को एक साथ करना चाहते थे, जिस कारण बाथ पार्टी और कासिम के बीच विवाद हो जाता है और कासिम बाथ पार्टी के सदस्यों को जेल में डालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बाथ पार्टी के लोग अब्दुल करीम कासिम को मारने का प्लान करने लगते हैं, जिसमें सद्दाम हुसैन भी था। उस समय वो 22 साल का था। 1959 में सद्दाम हुसैन ने अब्दुल करीम कासिम को मारने का प्लान बनाया। 7 अक्टूबर 1959 को जब प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की गाड़ी अल रशीद स्ट्रीट के पास पहुंची, तब सद्दाम हुसैन और उसके साथियों ने गाड़ी पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन वो फेल रहा। प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम बच गया, लेकिन उसका ड्राइवर मारा गया। इसमें सद्दाम हुसैन के पैर में भी गोली लगी, लेकिन वहां से वो भाग गया। वो पहले सीरिया भागा और फिर वहां से वो इजिप्ट चला गया, जहां से वो इराक की सरकार का तख्ता पलट करने का प्लान बनाता रहा। 1959 से 63 तक वो इजिप्ट में रहा, जहां उसने कायरो यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। लेकिन कासिम को मारने की कोशिश करने के कारण वो इराक में काफी फेमस हो गया। उसकी कई कहानियां चलने लगी। इधर 8 फरवरी 1963 को इराक में एक मिलिट्री कू होता है। इराक की बाथ पार्टी और आर्मी कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर अब्दुल करीम कासिम का तख्ता पलट कर देती है और अब्दुल सलाम आरिफ प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अहमद असद अल बकर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इस कू को रमदान रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सत्ता बदलते ही सद्दाम की इराक में वापसी हुई। 1963 में बाथ पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। पार्टी के अंदर ही आपसी मतभेद शुरू हो जाता है और कुछ नेता मिलिट्री के साथ मिलकर नवंबर 1963 में बाथ पार्टी को सत्ता से बाहर कर देते हैं, जिसके बाद सद्दाम अंडरग्राउंड हो गया। इस दौरान उसने पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी विंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर काम किया। सद्दाम ने बाथ पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत किया और उसने आर्मी ऑफिसर्स के साथ में सीक्रेट अलायंस बनाए। उसे 1996 में बाथ पार्टी का डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया रीजनल कमांड का, जिससे वो डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर बन गया।
और फिर 17 जुलाई 1968 को बाथ पार्टी जनरल अहमद हसन अल बकर की लीडरशिप में एक ब्लडलेस कू के जरिए पावर ले लेती है, जिसे 17 जुलाई रिवॉल्यूशन कहते हैं। सद्दाम इस कू के कोर प्लानर में से था। अहमद हसन अल बकर इराक के प्रेसिडेंट बने, जो सद्दाम के रिश्तेदार थे। उन्होंने सद्दाम को डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन धीरे धीरे सद्दाम देश चलाने लगा। अहमद हसन अल बकर बस नाम के प्रेसिडेंट थे, सरकार सद्दाम चला रहा था। उसने आर्मी में, इंटेलिजेंस एजेंसी में अपने लोगों को भरना शुरू कर दिया जो उसके प्रति वफादार थे। उसने अपोजिशन को दबा दिया और जो नहीं माना उसे मार दिया। उस समय सद्दाम एक मॉडर्नाइजर भी दिख रहा था। उसने हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया और तेल सेक्टर को नेशनलाइज किया, जिससे इराक के लोगों के जीवन में सुधार हुआ, जिससे पूरे इराक में लोग अल बकर के बजाय सद्दाम को एक लीडर के तौर पर पसंद करने लगे। और फिर 1979 में अल बकर ने रिजाइन दे दिया, या फिर सद्दाम ने उसे दिलवा दिया। सद्दाम ने अल बकर को दो ऑप्शन दिए, या तो रिजाइन कर दो या फिर मारे जाओगे, और अल बकर ने रिजाइन कर दिया और सद्दाम डायरेक्टली इराक का प्रेसिडेंट बन गया। पावर लेते ही उसने बाथ पार्टी के टॉप लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई और एक स्पीच के दौरान उसने कई टॉप लीडर्स को गद्दार घोषित कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 22 लोगों को बाहर ले जाकर लोगों की भीड़ के सामने गोली मार दी गई। अगस्त 1979 तक सद्दाम के ज्यादातर विरोधियों को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। इराक की जनता के लिए मैसेज साफ था, या तो सद्दाम के साथ या फिर मौत। इसी समय इराक के पड़ोसी देश ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और 25 साल से राज कर रहे मोहम्मद रजा पहलवी द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी और आयतुल्लाह खुमैनी, जो शिया धार्मिक नेता थे, वो सत्ता में आ गए। इससे जो ईरान के आसपास के देश थे, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो या फिर इराक हो, ये सब डर गए, क्योंकि इन देशों में भी शिया मुस्लिम रहते थे। वहीं खुमैनी बाकी मुस्लिम देशों में भी इस्लामिक क्रांति करने की वकालत कर रहे थे, जिससे इन देश के शासकों को अपनी सत्ता जाने का डर लगने लगा। सद्दाम को डर था कि इराक के शिया मुस्लिम ऐसी क्रांति ना कर दे, क्योंकि इराक में शिया मेजोरिटी में थे, जबकि 70 सालों से सुन्नी मुस्लिम चला रहे थे। सद्दाम भी सुन्नी था। इसी डर से उसने ईरान पे 22 सितंबर 1980 को हमला कर दिया। इसमें उसकी मदद सऊदी अरेबिया, कुवैत और अमेरिका जैसे देश कर रहे थे। सद्दाम ने सोचा था कि ईरान अभी कमजोर है और कुछ ही हफ्ते में जंग जीत जाएगा, लेकिन उसने ईरान को कमता रखा। शुरुआत में इराक को बढ़त मिली, लेकिन जल्द ही ईरान ने उसे पीछे धकेल दिया और ये जंग 8 साल तक चली। इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और इराक की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई। लेकिन सद्दाम की निरंकुशता बढ़ती गई। जैसे 8 जुलाई 1982 को सद्दाम ने 140 शिया मुस्लिम्स को मरवा दिया। उसे शक था कि इन्होंने ईरान की मदद से सद्दाम को मारने की कोशिश की है। इसे दुजैल मैसेकर कहा जाता है। इस जंग के दौरान सद्दाम ने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया, न सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि अपने लोगों पर भी। 16 मार्च 1988 को हलफजा नाम के कुर्दिश टाउन पे केमिकल वेपन से हमला किया गया, जिसमें 5000 ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 10,000 ज़्यादा लोग घायल हुए, लोगों की स्किन जल गई, आंखों से खून निकलने लगा। सद्दाम ने कुर्द लोगों पे हमला इसीलिए किया क्योंकि ईरान से युद्ध के समय एक कुर्द विद्रोही ईरान को सपोर्ट कर रहे थे और इराक के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। 1987-88 के बीच में सद्दाम ने अम्फाल कैंपेन शुरू किया, जिसमें लगभग 1,82,000 कुर्दिश लोग मारे गए, 4,000 ज़्यादा गाँवों को जला दिया गया। सद्दाम ने इसे जस्टिफाई किया एज ए इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन, लेकिन दुनिया ने इसे जेनोसाइड माना। 8 साल चले इस युद्ध में दोनों देशों को नुकसान हुआ और अंत में यूएन की मध्यस्थता में दोनों ने सीज फायर कर लिया। इराक के हाथ कुछ नहीं लगा, उल्टा उस पर युद्ध के दौरान कर्ज और हो गया। युद्ध के दौरान इराक ने सऊदी अरेबिया और कुवैत से $1 बिलियन कर्ज लिए थे। लेकिन सद्दाम ने अपनी इमेज ऐसी बनाई जैसे युद्ध जीत गया हो। उसने पूरे देश भर में अपनी तस्वीरें, अपनी मूर्तियां और अपने नाम के प्रोजेक्ट चालू किए। किताबों में सद्दाम के नाम, मस्जिदों में उसकी तस्वीर और टीवी पे उसकी पोइट्री दिखाई जाती। हर पब्लिक बिल्डिंग पे उसकी एक स्टैचू बनाई गई। लेकिन इराक की इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब होती चली गई। इधर युद्ध के दौरान जिन देशों ने इराक को कर्ज दिया था, उसमें बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और कुवैत का था। जब इन दोनों देशों ने इराक से कर्ज मांगना शुरू किया तो इराक ने इसे युद्ध में हुए नुकसान मानकर माफ़ करने के लिए कहा, लेकिन इन दोनों देशों ने ऐसा नहीं किया। अब इराक के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इनके कर्ज वापस करे, जो इराक करने की स्थिति में था नहीं, या इन पे हमला करके अपने कर्ज माफ़ करवा ले और इनके तेल रिजर्व पे भी कब्जा कर ले। सद्दाम ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने कुवैत को अपना निशाना बनाया।
सद्दाम ने कुवैत पे हमला करने के कई कारण दिए, जिसमें एक रीजन ये था कि कुवैत ज़रूरत से ज़्यादा तेल निकाल कर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरा रहा है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा था। इराक चाह रहा था कि कुवैत अपने तेल का प्रोडक्शन कम करे ताकि तेल की कीमतें ना गिरे। वहीं जो 14 बिलियन का कर्ज कुवैत ने इराक को युद्ध के समय दिया था, उसे युद्ध में हुए नुकसान मानकर माफ करने की भी मांग कर रहा था। इराक ने कुवैत पे भी आरोप लगाए कि वो इराक के बॉर्डर के पास इराक के तेल कुओं से इल्लीगल ड्रिलिंग करके तेल निकाल रहा है। वहीं ऐतिहासिक रूप से कुवैत पे इराक पहले से ही दावा करता था। इराक का मानना था कि पहले कुवैत इराक का ही हिस्सा था, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के समय बसरा प्रोविंस में आते थे, जिसे 1922 में अंग्रेजों ने अलग कर दिया था। इसीलिए कुवैत को इराक में मिलाना चाहते थे। इसी को बेस बनाकर 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया। इराक के 1 लाख से ज्यादा सैनिक टैंकों के साथ कुवैत में घुस गए और कुछ ही समय में कुवैत पे कब्जा कर लिया। कुवैत के रॉयल फैमिली को देश छोड़ के सऊदी अरेबिया भागना पड़ा। लेकिन इस बार अमेरिका ने इराक को सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका को डर था कि अगर ऐसे ही सद्दाम कुवैत के बाद अगर सऊदी अरब पे कब्जा कर लेता है तो दुनिया के आधे तेल भंडार पे उसका कंट्रोल हो जाएगा, जो कि अमेरिकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं था। उसने यूएन के जरिए इराक पर कई सैंक्शन लगवा दिए और इराक को धमकी दी कि अगर 15 जनवरी 1991 तक इराक कुवैत से अपनी सेना वापस नहीं बुलाता है तो जंग के लिए तैयार रहे। लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं माना। तब अमेरिका ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ, जिसमें 39 देशों की कोएलिशन फोर्स बनाई गई और अमेरिका के नेतृत्व में 1991 में इराक पे हवाई हमला शुरू हुआ, जिससे इराक में भारी तबाही हुई। 1 महीने से भी कम समय में इराक की सेना हार गई। सद्दाम को कुवैत छोड़ना पड़ा, लेकिन वो पावर में बना रहा। युद्ध के बाद यूएन ने इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। दावा था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वहीं इराक टेररिस्ट ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहा है। सैंक्शंस के कारण इराक की इकोनॉमी जो पहले से खराब थी और खराब हो गई। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन सद्दाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर अमेरिका पे ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने सद्दाम को एक पोटेंशियल थ्रेट बना दिया। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि सद्दाम के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वो आतंकवादी संगठन अल कायदा को सपोर्ट करता है। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं थे, लेकिन 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक में फुल इन्वेजन लॉन्च किया और इसका नाम रखा इराकी फ्रीडम। इराक की सेना अमेरिका की सेना के सामने टिक नहीं सकी और कुछ ही हफ्तों में बगदाद गिर गया, लेकिन सद्दाम का पता नहीं चला। अमेरिकी सेना उसे ढूंढ रही थी। तभी उन्हें खबर मिला कि सद्दाम इराक के टिकरित रीजन में है। 600 ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स ने वहां बने 2 फार्म हाउस को घेर लिया। हालांकि वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पास के बने एक झोपड़े में सैनिकों ने देखा तो वहां उन्हें एक सुरंग मिली और वहां बने एक बंकर में सद्दाम को पकड़ा गया। उस वक्त वो बेहाल था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और एक समय का तानाशाह असहाय था। उस पर ट्रायल चालू हुआ, जिसमें उस पर जेनोसाइड, वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगे। 2006 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 सद्दाम को फांसी दी गई, जिसके वीडियो फुटेज लीक हुए और दुनिया ने एक तानाशाह का अंत देखा। उसने इराक को एक तरफ मॉडर्न बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उसे तबाह भी कर लिया। आखिर में हर तानाशाह का अंत होता है और सद्दाम का भी हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।